वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज के इस थर्ड टेस्ट में जो कि आपका लेखपाल के लिए है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम जैसा पेपर रहेगा, तो उसको कंप्लीट लगाइए और कमेंट सेक्शन में वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो पहला सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका भाई बहन में किस प्रकार का द्वंद्व समास है। अब ये इतरेत्तर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इतरेत्तर द्वंद्व। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि इतरेत्तर द्वंद्व एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो द्वंद्व समास है इसमें सभी पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो उसको समझिए यहाँ पर कि जो आपका ये द्वंद्व समास होता है इसमें सभी पद समान होते हैं। बेसिकली ये जो हमारा द्वंद्व समास है इसमें ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका इतरेत्तर द्वंद्व, एक होता है समाहार और तीसरा होता है आपका वैकल्पिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इसके अंदर मतलब इसके टाइप है द्वंद्व समास के। इतरेत्तर द्वंद्व की जब आप बात करते हैं तो इसमें सभी पद और से जुड़े होते हैं और प्रत्येक पद का पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से होता है कि भाई और बहन, माँ और बाप, बेटा और बेटी। ठीक है, तो ये होता है आपका इतरेत्तर द्वंद्व। तो इसका आंसर जो है हमारा क्वेश्चन का वो क्या रहेगा? इतरेत्तर द्वंद्व। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिनानुदिन। अब ये जो शब्द है ये किस प्रकार का इसमें समास है? अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसमें आपको पता होगा कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा और आई थिंक ये तो आपको पता भी होगा अव्ययी भाव समास के बारे में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें बात करी गई निम्न में से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर ब्रह्मा के जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं वो आत्मभू दिया हुआ है, चतुरानंद दिया हुआ है, लोकेश दिया हुआ है या फिर ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये सभी, यानी कि आत्मभू भी आपका पर्यायवाची है ब्रह्मा का, चतुरानंद भी है और लोकेश भी है। जैसे अगर आप बात करें ब्रह्मा की, यमुना की, कामदेव की, ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पूछे जाते हैं। तो इनके तो पर्यायवाची एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला है आपका त्याज्य। निम्न में से किसका विलोम है? अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके जागृत है, सुप्त है, ग्राहा है या फिर मुक्त है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ग्राहा। त्याज्य का ग्राहा विलोम होता है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर उंगली दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है, असीस आशीष दिया हुआ है या फिर कच्चा कुपच दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या है आपका? असीस आशीष, क्योंकि एग्जैक्टली ये होना क्या चाहिए था? यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका होगा क्या सही में? सही होगा इसका आशीष। ठीक है, ये इसका राइट होगा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है उसमें बात करी गई है कि निम्न में से किस शब्द में यण संधि है। ठीक है, यण संधि के बारे में आपको बताना है। तो शायद आपको यण संधि के बारे में पता हो, अगर नहीं पता हो तो ये भी समझिए कि अगर ई है या फिर ऊ है, ठीक है, या फिर आपका रिर है, अगर ऐसा गिवन है और इसके बाद जो अगला आ रहा है वो कैसा आएगा? आपका असमान स्वर आएगा। ठीक है, जब असमान स्वर इसके साथ में आएगा तो ई जो होगा आपका या में चेंज हो जाएगा, ऊ जो होगा वो वा में चेंज हो जाएगा और रिर जो है ये रा में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से या व रा, इस तरीके से ये चेंज होता है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भावुक है, आपका दूसरा दैवोदार्य है, विधुदय है और स्वागत है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? स्वागत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर स्वागत को आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा आपका? सु प्लस आगत। ठीक है, अब यहाँ पर ऊ मिल गया और इधर आ मिल गया, मतलब ऊ प्लस आ, इससे आपका क्या बन के आएगा? वाह। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? स्वागत। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यण संधि और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे चले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरोज शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सर प्लस ओज होगा, सरा
प्लस अज होगा, सर विसर्ग और फिर जा होगा, या फिर सरो फिर अज होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? थर्ड वन, यानी कि सर फिर विसर्ग फिर जा, ये इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि जो सबके आगे गिनने योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? अग्रगामी होगा, अग्रणी होगा, अग्रगण्य होगा, या फिर गणना योग्य होगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अग्रगण्य, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर होना चाहिए था माँ, ठीक है, जिसमें शक्ति नहीं है। इसके लिए जो एक शब्द है वो क्या होगा? शक्तिहीन होगा, अशक्त होगा, शक्ति विहीन होगा, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? अशक्त। अशक्त का मतलब क्या होता है? कि जिसमें शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 8 आंसू रोना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? बुरी तरह पछताना, झूठे आंसू रोना, दिखावा करना, या फिर कोई फर्क ना पड़ना। तो सही आंसर क्या होगा? पहला, यानी कि बुरी तरह पछताना, 8 आंसू रोना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर है आपका भवदीय, ये जो शब्द है इसका सही रूप क्या होगा? मैं आपका भवदीय हूं, आपके भवदीय, आपका या भवदीय, या फिर कोई नहीं। तो कौन सा इसका यहां पर सही आंसर होगा? तो थर्ड वन जो है आपका या फिर भवदीय, ये इसका सही आंसर होगा, जो शुद्ध रूप है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अभंग में है एक प्रकार का मराठी छंद या फिर होता है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? एक प्रकार का। ये यहां पर यूज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली फिर सेंटेंस जो है वो कैसा होना चाहिए आपका? सेंटेंस होगा कि अभंग एक मराठी छंद है, बस। यहां पर ये एक प्रकार का यहां पर नहीं यूज होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इसका सही रूप होगा कि अभंग एक मराठी छंद है। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कौन कौन से हैं ये 8 भेद। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री होगा, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा, या फिर क्या इसका आंसर होगा इन चारों में? तो सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वन, यानी कि कवियत्री, ये इसका सही रूप होगा वर्तनी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निश्चेत है, प्रज्वलित है, उज्ज्वल है, या फिर समुज्ज्वल। तो सही आंसर क्या होगा? पहला वाला, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? निश होगा, यहाँ पर ये शाह होगा, ना कि ये षटकोण वाला, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये एक चेंज आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, निम्न में से कौन सा एक वचन शब्द नहीं है? अब इसमें वार्ता दिया हुआ है, नीति है, आप लोग, या फिर चोर। तो एकदम सही आपने पहचाना कि आप लोग जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये चारुता है, प्रफुल्ल है, अग्नेय है, या फिर चांद। तो सही आंसर क्या होगा आपका? अग्नेय, क्योंकि एग्जैक्टली इसको होना चाहिए था आग्नेय, ठीक है। आग्नेय जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें है कव्वाली, ये जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अभयलिंग है, या फिर आपका ये नपुंसक लिंग है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग, ठीक है। कव्वाली जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा सही नहीं है? सथाली, थाली, विभूति, भभूत, बेत्र, या फिर जामुन, जम्बू। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? फोर्थ वन, क्योंकि इसको उल्टा होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था, इट शुड बी हियर। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तद्भव तत्सम दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है तत्सम तद्भव। अब यहाँ पर जामुन ये तद्भव है, और जम्बू कैसा है आपका? तत्सम। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विलोम युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर शब्द और विलोम जो है इसके युग्म गिवन है। सबसे पहला है आपका क्षमा, दंड। दूसरा यहाँ पर गिवन है आपका संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। तीसरा है हास, हानि, और सामिश, निरामिश। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन, क्योंकि हास का होता है रुदन, ठीक है, याद रखना है आपको, हानि नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को ध्यान से सुनिए और साथ में मेरे देखते रहिए। उसके बाद उसके बेस जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ क्या है आपका कि आरक्षण कई वजहों से अवसरों और अधिकारों से वंचित रह गए तबके को
सामाजिक न्याय मुहैया कराने की एक व्यवस्था है, वह कई वजहों से राजनीति के दांवपेच में उलझता रहा है। अब शीर्ष अदालत के ताजा रुख के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर विचार और बहसों में एक स्पष्टता आ जाएगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नीट परीक्षा के माध्यम से होने वाले दाखिलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। इस फैसले के साथ नीट पीजी में दाखिले की बाधित राह खुली है, लेकिन ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को लेकर शीर्ष अदालत स्पष्ट रुख सामने आया है। वह इस मामले पर चल रही कई बहसों के लिए एक तरह से जरूरी जवाब भी है। अदालत के मुताबिक अनुच्छेद 15(4), 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दरअसल उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में एक आम प्रचलित दलील यह रही है कि इससे योग्यता के सिद्धांत का हनन होता है, लेकिन योग्यता आधारित आरक्षण का तर्क जितना सिर्फ सतह पर मौजूद धारणाओं पर निर्भर रहता है, उससे ज्यादा यह समाज में पलते बढ़ते बहुस्तरीय आग्रहों से संचालित होता रहता है। सच यह है कि देश में नौकरियों या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण एक ऐसी विशेष व्यवस्था लागू की गई है जिसके जरिए समाज में कई वजहों से पिछड़ गए तबकों को उनके वाजिब अधिकार दिलाने के लिए सशक्तिकरण की एक अहम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। यूं एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज और उसका सक्षम हिस्सा अपने बीच के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपनी ओर से पहल करता है। इस मसले पर हमारे देश में जमीनी स्तर पर समाज की हकीकत और सार्वजनिक जीवन में वास्तु स्थिति को नजरअंदाज करके आरक्षण पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में आरक्षण के सवाल पर जो राय जाहिर की है वह ऐसी कई बहसों को दिशा दे सकती है। अदालत ने खासतौर पर योग्यता और आरक्षण की बहस को यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण किसी भी तरह से योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि यह इसके वितरण प्रभाव को आगे बढ़ाता है। यही नहीं, अगर खुली प्रतियोगी परीक्षाएं अभ्यर्थियों को स्पर्धा के समान मौके मुहैया कराती हैं, वहीं आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों को एक तरह से वितरित किया जाए ताकि पिछड़ गए वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण इनसे छूट जाते हैं। सो ये था पूरा पैराग्राफ जो आपने पढ़ा। अब इसके ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा। संविधान में आरक्षण की स्थिति, नीट प्रवेश परीक्षा में आरक्षण का विवाद, आरक्षण और योग्यता, या फिर सामाजिक न्याय और आरक्षण। तो सही आंसर क्या होगा इसका? थर्ड वन, यानी कि आरक्षण और योग्यता। क्योंकि जो आपने देखा है पूरा जो गद्यांश है उसमें इसी के बारे में चर्चा करी गई है कि क्या योग्यता को मतलब नजरअंदाज करते हुए आरक्षण दिया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आपने देखा है तो सारी चीजें इसी पर बेस्ड हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में नौकरियों या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जैसी विशेष व्यवस्था लागू करने का कारण क्या है? एक खास वर्ग को अपने पक्ष में करना, समाज में पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाना एवं उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना, या फिर खास वर्ग का राजनीतिक तुष्टीकरण करना, या फिर समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड वन। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही नीट प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है? आरक्षण की वजह से योग्य व्यक्ति अवसरों से वंचित रह जाते हैं। आरक्षण हर तरह से योग्यता के विपरीत है। आरक्षण किसी भी तरह से योग्यता के विपरीत नहीं है, या फिर आरक्षण देश को दीमक की तरह खा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन, यानी कि आरक्षण किसी भी तरह से योग्यता के विपरीत नहीं है बल्कि ये उसको सपोर्ट करता है। और ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है कि निम्न में से किस अनुच्छेद से हर देशवासी को मौलिक समानता प्राप्त है? अनुच्छेद 25, 28, 31 या फिर 15(4), 15(5)। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 15(4) और 15(5). इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। इसमें हवा है, कोयल है, चित्र है या फिर शिक्षा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? चित्र। तो इसके साथ ही हिंदी वाला हमारा ये वाला सेक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, जो एग्जाम में भी वैसे ही आएगा, और वो है आपका जीएस का। तो आइए उस पर चलें। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। पहला काम तो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको लिंक दिखाई पड़ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप के। ये पहला वाला आपका लेखपाल की क्विज है और दूसरा आपका यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए क्विज का ये टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों को आप तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्विज देखने को मिलेंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आप अपने आप को जज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तुरंत आप ज्वाइन करिए। ये फ्री इनिशिएटिव है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, अपने फ्यूचर के लिए, तो मैं आपको तुरंत बोलूँगा कि आप पेड कोर्स है हमारा, इस पेड कोर्स को आप तुरंत परचेस करिए। अभी जो आपने हिंदी वाले क्वेश्चन देखे हैं, आपको इसका क्वालिटी समझ में आया होगा, और मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि स्किप मत करिएगा। एटलीस्ट जो ग्रामीण परिवेश वाले क्वेश्चन है या फिर ग्राम समाज के जो क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कवर अप करिएगा। इसके अलावा मैथ के भी। ठीक है, सो इस वाले वीडियो में भी और लास्ट जो 2 वीडियो आ चुके हैं उसके अंदर भी इस सेक्शन को बिल्कुल मिस करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिले और जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पेड कोर्स तुरंत परचेस करिएगा, क्योंकि पेड कोर्स परचेस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। तो ये वो नंबर्स हैं जहाँ पर आपको कॉल कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ज्ञान सर का भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं पेड कोर्स परचेस करने के लिए। सो आइए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। सो यहाँ पर अगला सेक्शन जो है, इसमें बात करी गई है सबसे पहले क्वेश्चन में कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला। तो ये अनीता देशपांडे है, मीनाक्षी त्रिपाठी है, गीता सिंह है या फिर नीना गुप्ता। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 4th वन, यानी कि नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे बनी बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा। ठीक है, अब ये किस चीज से बनी थी? ये मूर्ति आपकी तांबे से बनी थी, पत्थर से, लोहे से या फिर कांसे से? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति थी जिसको भेजा गया था लंदन से। ठीक है, इसके बाद आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसका खिताब जीता? लुइस हैमिल्टन है, मैक्स वर्स्टापेन है, निकिता मेजेपिन है या फिर डेनियल रिकियार्डो? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 2nd वन, यानी कि मैक्स विस्टैपन। ठीक है, इन्होंने इसको जीता था। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया? अब ये टोक्यो है, दुबई है, न्यूयॉर्क है या फिर बीजिंग? तो सही आंसर क्या होगा आपका? दुबई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई? एलेक्स मॉर्गन, सिमोन बाइल्स, नियोमी ओसाका या फिर कैटी ले? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सिमोन बाइल्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म को जैन धर्म से भिन्न बनाती है? अब ये अहिंसा है, वेदों के प्रति लगाव है, आत्मदमन है, यानी कि सेल्फ सपरेशन, या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 3rd वन, यानी कि आत्मदमन। ये जो है दोनों में अलग अलग है, एक में है एक में नहीं है। इसके बाद आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये कौन है? अकबर है, बहलोल लोदी है, शेरशाह सूरी या फिर सिकंदर लोधी? तो सही आंसर इसका क्या आएगा आपका? बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिलता है? धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या फिर राखीगढ़ी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? धौलावीरा, यानी कि पहला वाला ये सही है। यहाँ से इंफॉर्मेशन बोर्ड रिकॉर्ड्स का एक मतलब सूचना पट अभिलेख जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? अब ये जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह?
तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन है आपके मौलाना मोहम्मद अली, इनका नाम याद रखिएगा। क्या कुछ जानते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक हैं, अजय घोष हैं, राम शुभम सिंह हैं या फिर मोहम्मद अली। तो सही आंसर क्या होगा? पहला वाला बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है, कृष्णदेव राय विजयनगर शासक। अब इन्होंने गोलकोंडा का युद्ध जो करा था वो किसके साथ करा था? ये गजपति थे, कुली कुतुब शाह थे, चंद्रगुप्त थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वन, यानी कि कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने गोलकोंडा का युद्ध करा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यानी कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन है, भूमंडलीय तपन है या फिर नोवन? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि पहला वाला जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन 1997 ये कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, क्योटो में या फिर ये हुआ था वियना में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? क्योटो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला रामसर स्थल है? अब ये चिल्का झील है, सुंदरवन है या फिर आपका कुलेरू झील है या फिर ये दीपोर बील है? तो कौन सी पहली रामसर साइट थी इंडिया की? तो दैट वाज चिल्का झील। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेटेराइट मृदा यानी कि लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। पहला यहाँ पर है कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल भूरा रंग होता है इसका। दूसरा है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा है इसका सही आंसर। तो बोथ विल बी द करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? अब ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है या फिर गोवा? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? गोवा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खादर जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कहाँ पर एग्जैक्टली पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र के निकट, मरुस्थल के निकट, नदी के वर्तमान बहाव क्षेत्र के निकट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नदी के वर्तमान बहाव क्षेत्र के निकट पाई जाती है खादर। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फोबोस और डिमोस किस ग्रह के जो है चांद है या फिर किस ग्रह के ये उपग्रह हैं? ये शनि है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर ये शुक्र है? तो सही आंसर इसका क्या आएगा आपका? मंगल ग्रह। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसे 2021 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2021? ये डेविड कार्ड हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट हैं या फिर गुइडो इम्बेंस है? तो यहाँ पर बताना है आपको। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ये तीनों ही, यानी कि इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया, इनको भी सामूहिक रूप से। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है 46 नंबर का, कि जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? स्पूफ है, स्पूल है, स्पैम है या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? स्पैम। और ये आपको पता भी होगा, जीमेल आपने देखा होगा, स्पैम बॉक्स भी आपको इसके बारे में पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मेन्यू की सूची होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ मेन्यूज? ये रिपोर्ट है, ऑब्जेक्ट है, डेटा है या फिर ये कमांड है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वन, यानी कि कमांड। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर उत्तर प्रदेश? तो ऑब्वियस सी बात है, केरल विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी गई है, निम्न में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसको लागू किया गया? 1970 है, 71 है, 72 है या फिर 1980? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1972। इसके बाद 50वें क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 2 को कहा जाता है, भाग 4 को, भाग 3 को या फिर भाग 1 को? ठीक है, किसको कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा भाग है इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा? तो सही आंसर क्या होगा आपका? भाग 3, यानी कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स जिसके अंदर दिए गए हैं इसको ही बोला जाता है। सो दोस्तों, ये हमारा जीएस वाला सेक्शन था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नोट करते रहिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका मैथ का। अब इस वाले क्वेश्चन को जरूर लगाते रहिए साथ में, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में, और देखिए कितना आपकी मैथ यहाँ पर प्रिपेयर है आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए।
सो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दे रखा है 369 के आधे का 2/3 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जैक्टली बोला है वैसा ही आपको करते जाना है। 369 का आधा, इसके बाद कितना, उसका 2/3। अब ये आपने कर दिया, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 123, यानी कि पहला वाला जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि एक संख्या का, आपने एक संख्या मान ली, इस संख्या का 1/5, ठीक है, उसी संख्या के 1/7 से, मतलब उसी संख्या का 1/7, इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिससे अधिक है उसमें आप यहाँ पर 10 और ऐड कर दो। इसका मतलब अब ये इक्वेशन बराबर हो गई। इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा आपका n/5 बराबर किसके हो जाएगा, n/7 + 10। अब यहाँ पर चाहो तो कोई नंबर रख के देख लो, चाहो तो यहाँ से सिंपली n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n/5, इस वाले को इधर लेके आ गए, -n/7 = 10। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 35 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7n - 5n बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 175। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उसमें बात करी गई है आपको, ये जो नंबर्स दे रखे हैं 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, निम्न भिन्नों का आरोही क्रम यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर है ये आपको बताना है कैसे निकलेगा। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, सिंपली आप 4 को 5 से डिवाइड करो। जैसे 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.80, ठीक है। दशमलव के 2 बिंदी तक निकालो, मतलब 2 अंक तक निकालो। उसके बाद देख लो कि कौन सा वाला जो है सबसे कम है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, इस तरीके से इसका ये अरेंजमेंट आएगा, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें दो संख्याओं का एलसीएम ये कितना दे रखा है, 225, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 5 है। इसमें एक संख्या की वैल्यू दे रखी है 25, दूसरी संख्या की निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता होगा कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ करो एक तरफ, और दूसरी तरफ दोनों संख्याओं का होता है आपका गुणनफल, ये लिखो। और यहाँ पर एक संख्या जो दे रखी है दूसरी संख्या आपको निकालनी है, मतलब n2 निकालना है। बाकी 3 चीज़ें आपको गिवन है, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका ये आंसर रहेगा। आंसर क्या आएगा, 45। सो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो सबसे पहला काम आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3, 5, 8, 12 का। ये जो एलसीएम निकल के आएगा कितना आएगा, 120। एलसीएम निकालिएगा। अब जब एक बार एलसीएम आ जाएगा, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की, वो क्या हो सकती है, ये होगी आपकी 999, ठीक है। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब आपको वो संख्या निकालनी है 5 अंकों की सबसे बड़ी जो 120 से डिवाइडेड बाई हो, ठीक है। 120 से डिवाइड करिए, इसको सिंपली डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 999 में से उस रिमाइंडर को लेस कर दीजिए। अब यहाँ पर जो नंबर निकल के आएगा ये मान लीजिए n है, ठीक है। तो इस n का मतलब क्या हो जाएगा कि अब ये n जो है टोटली आपका 120 है, ठीक है। 120 से ये डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब क्या है कि इसमें एक फैक्टर होगा जो इसका 120 होगा, मतलब कुछ भी और होगा इसके साथ में यहाँ पर 120 भी होगा, और उसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। यहाँ तक समझ गए ना। अब आपको बताया क्या है इसमें क्वेश्चन में कि भाग देने पर 2 जो है वो शेष बचता है। अभी आपको वो नंबर पता चल गया जो कि 120 का एक मल्टीपल है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो नंबर आपका आया है n, ठीक है, इस नंबर में आपको सिंपली 2 जो है वो और ऐड कर देना है, सिंपली +2 कर दीजिएगा, और फिर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 99962, ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना अधिक होगा। यानी कि जो x है और जो y है, इस तरीके से मान लीजिए कि y मान लिया अगर हमने 100 है तो x क्या है, y से 25% कम है, 75 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि y x से कितना अधिक है, परसेंट में निकालना है, इसको सिंपली आप निकाल सकते हैं। निकाल के देखिएगा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 33 1/,
3%। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। अभी हमने देखा जो पहले वाला क्वेश्चन, सिमिलरली ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9 सही 1/11%। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वितरण का माध्य होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है और इधर यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसका आपको निकालना क्या है कि इसका जो मीन है वो मीन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको निकाल के देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 55। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, m का 10% n के 20% के समान है, तब जो है m और n का रेशियो क्या होगा। मतलब m का 10% बराबर किसके है, n के 20% के। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और m और n का रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 2:1। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जो CP है 15 वस्तुओं का, वो किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि CP क्या है आपका 10 हो गया, SP क्या है आपका 15 हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लीजिए, आंसर क्या आएगा 50%। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक यहाँ पर आपको दे रखा है ये वर्ग। अब इसके अंदर कह रहा है कि एक जो है क्या खींचा है, वृत्त खींचा है जो कि सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सेंटर से ये रेडियस, कंप्लीट रेडियस जो यहाँ पे टच करे यहाँ तक, ठीक है, ऐसा एक वृत्त खींचा गया है। इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 616। 616 जो है यहाँ पर उसका सही आंसर आएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये आंसर क्या है इसका शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, 616 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे चले। अगला क्वेश्चन है, 7 संतरे प्रति 3 रुपए की दर से खरीदे जाते हैं। 33% के लाभ के लिए उन्हें प्रति 100 किस दर पर बेचा जाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर निकालना है। 56, 60, 58 या फिर 57 रुपए। तो इसको निकाल के देखिएगा, सही आंसर क्या आएगा इसका आपका 57। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5 और 4। यानी कि जो CP है और जो SP है इसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:4 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, लॉस परसेंट यहाँ पर आपको इसको फाइंड करना है। इसको जब आप फाइंड करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। इसके बाद आगे चलें। यहाँ पर आपको एक भिन्न दे रखी है। अब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, ये 1 + 1/x है, फिर 1 + 1/x+1 है। यहाँ पर सिंपली आप इसका LCM लेते हुए चलेंगे। जब x और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 + x, अगला वाला जो हो जाएगा नीचे कितना आ जाएगा आपका x+1, ऊपर कितना हो जाएगा x+1 + 1 यानी कि x+2। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर कैंसिल होते चले जाएंगे और फाइनली जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका x+4/x। सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है, एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया हुआ है, यानी कि इन तीनों भुजाओं का योग दे रखा है। इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको जो नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, आपको एक परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो A + B + 25 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने आपका 60। ठीक है, तो यहाँ से A + B की टर्म में एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी आपकी, पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप कि कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, आपका लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। यहाँ से A और B की आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व करना है और A और B का मान निकालना है। A और B का मान निकल के आ जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पर रख देना है, इसको A और B मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 150। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि छात्रों की ऊंचाई 161, 190, 185, 163, 172, 180, 162 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। छात्रों की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है, ये आपको निकालना है। ये तो इजी क्वेश्चन है।
सही आंसर क्या आएगा 172। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। त्रिभुज क्या है? ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर ये अधिक कोण या समकोण त्रिभुज है? ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा आपका? अधिक कोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का टेस्ट है, तो क्वेश्चन को देखिए, एक बार उसको पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको नहीं आ रहा है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हो, ठीक है? तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको मैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक आयत जिसकी भुजा एक भुजा जो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है? मतलब ये एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर यहाँ पर एक आयत बना हुआ है और आपको आयत का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है? मतलब ये जस्ट अ मोमेंट में आपको इसकी फिगर दिखा दे रहा हूँ कैसा है ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक आयत बना हुआ है, ठीक है? ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया। अब इस आयत का जो एक भुजा है, एक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका वृत्त बना हुआ है इसकी जो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, तो ये हो गया इसका व्यास। ये व्यास कितना गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है? एरिया फाइंड कर सकते हैं आप इसका इजीली करके देखिएगा। आंसर कितना आएगा 12। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 5x सेंटीमीटर और 3x-1 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बना रही हैं भुजाएं इसकी, ठीक है? 2 भुजाएं इसकी दे रखी हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका कर्ण होगा? मतलब कर्ण की इसकी वैल्यू बतानी है आपको और इसको सॉल्व करिएगा। आंसर कितना आएगा 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की बात कर रहे हैं, इसकी एक भुजा जो है वो साइड कितनी रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक हो गया रोम्बस और इस रोम्बस की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण की बात करें, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? एक विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, तो आपको इसका एरिया बताना है। मतलब अगर आपको दूसरा विकर्ण पता चल जाएगा तो आप सिंपली इसको निकाल पाएंगे, ठीक है? तो ट्राई करिएगा रोम्बस का ये एरिया निकालने का। आंसर कितना आएगा 96। इसके बाद आगे मूव करें। अब यहाँ पर ये एक DI है, ठीक है? इस DI को यहाँ पर आपको देखना है। ये पाई चार्ट है, ठीक है? तो इस पाई चार्ट में फूड पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, सेविंग्स पे कितना, अदर्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, एजुकेशन पे, हाउसिंग पे और क्लोथिंग पे, ये यहाँ पर आपको डेटा गिवन करा हुआ है। अब इस पे बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए। अब ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वर्ष 1998 के दौरान खर्च की गई कुल राशि 46,000 रुपये थी, तो भोजन पर खर्च की गई राशि क्या होगी? टोटल जो स्पेंड करा वो कितना था 46,000 रुपये था। अब यहाँ पर जो फूड है, फूड पे कितना करा गया है 23% करा गया है, ठीक है? 23% किसका 46,000 का। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फूड के ऊपर खर्च की गई राशि आ जाएगी, यानी कि भोजन पर जो खर्च करा है। और आंसर कितना आएगा 10,580 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि खर्च की गई कुल राशि 46,000 रुपये थी, तो कपड़ों और आवास पर कितना एक साथ खर्च किया गया? तो कपड़ों और आवास का यहाँ पर आपको पाई चार्ट में दोबारा से जाइए पीछे, वहाँ पर उसको जोड़ लीजिए, या फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? कपड़ों पे और आवास की बात करी गई है। सो जस्ट अ मोमेंट। कपड़ों पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्लोथिंग का कहाँ गया, ये रहा क्लोथिंग, 10% क्लोथिंग पे खर्च करा है, ठीक है? और आवास हाउसिंग की बात करें 15, मतलब टोटल कितना 25% स्पेंड किस पे करा है? कपड़ों पे और आवास पे। तो 25% किसका 46,000 का, ये आपको सिंपली निकालना है। और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इसका आपका 11,500 रुपये। इसके बाद अगला है कि आवास पर खर्च की गई कुल राशि का शिक्षा पर खर्च की गई कुल राशि। तो ऊपर रखना है आपको आवास पर जो कुल राशि खर्च करी गई, नीचे रखना है आपको शिक्षा पर और उसका रेशियो निकाल देना है, ठीक है? तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5:4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राफ से पता चलता है कि अधिकतम राशि जो खर्च की गई है वो किस पे करी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो बात करी गई, सबसे ज़्यादा राशि किस पे खर्च करी गई, सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है? परसेंट यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस पे है, तो सबसे ज़्यादा करा गया किस पे, भोजन पे 23%। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ वो किस पे हुआ है, भोजन पे, यानी कि सेकेंड वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में परिवार पर जो कुल इन्होंने व्यय करा वो कितना
46,000 रुपये करा, तो आपको बताना है कि इस वर्ष परिवार ने कितना जो है बचत करी। अब देखिए सेविंग कितना करा गया है, सेविंग का भी यहाँ पर ग्राफ के अंदर गिवन है। तो सेविंग को देखें तो सेविंग यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, ये देखिए 15% की सेविंग। तो 46,000 का 15% निकाल दीजिए, जो आएगा वो टोटल यहाँ पर सेविंग है, और वो कितनी आएगी 6,900 रुपये। तो ये कंप्लीट सेक्शन था हमारा मैथ का। इसको आप करके भी देखिएगा। हर एक क्वेश्चन अगर आपने नहीं करा है, सिर्फ देखते चले गए, तो एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आगे मूव करें, इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप पेड कोर्स परचेस कर सकते हैं, तुरंत हमारा जो पेड कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसको ज्वाइन करिए। लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, और ना ही यूपी पीसीएस के लिए। तो इन दोनों का पेड कोर्स आप खरीद सकते हैं। ये जो नंबर्स है आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करिए। ये ज्ञान सर का यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं पेड कोर्स करने का, परचेस करने का, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करिए, तभी आपकी सक्सेस जो है एकदम सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं इनको तुरंत ज्वाइन करिए। ये लेखपाल के लिए है और ये आपका यूपी पीसीएस के लिए है। टेलीग्राम के ये लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे, वहां पर जाइए और इन ग्रुप्स को तुरंत ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे जो आपका फेवरेट है, और ये है आपका ग्राम विकास वाला सेक्शन। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के समय भूमि मालगुजारी संकलन में सुधार करने के लिए औसत पैदावार का कितना निश्चित किया गया था? 1/4, 1/3, 6वां भाग या फिर 7th पार्ट यानी कि 7वां भाग। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1/3। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, भूमि सुधार नीति के लिए 1949 में कांग्रेस कृषि समिति की अध्यक्षता किसने की थी निम्न में से? अब ये पट्टाभी सीतारमैया है, JC कुमारप्पा है, UN डेबर है या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सही आंसर क्या आएगा JC कुमारप्पा, इन्होंने करी थी अध्यक्षता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार 9वीं योजना में निम्न में से किन मुद्दों पर जोर दिया गया? महिलाओं के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना, भू अभिलेखों को समसामयिक करना भूमि सुधार नीति की सफलता के लिए आवश्यक माना गया, गरीबों को अनुपयोगी भूमि व सामान्य संपत्ति संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए, इस बात के पर जोर दिया गया, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दाखिल खारिज इसकी प्रक्रिया की जाती है जब भूमि की चकबंदी होती है, खेती की प्रक्रिया से पहले, या फिर भूमि के कब्जे में परिवर्तन के समय, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन पोजेशन ऑफ लैंड, यानी कि 3rd वन, भूमि के कब्जे में परिवर्तन के समय। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाली प्रजातियों के संवेष्टन का महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से कौन सा है? पहला है वो बीज जो अन्य आदानों यानी कि इनपुट्स जैसे पानी और उर्वरकों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। दूसरा है वो यंत्र जो भूमि की जुताई ज्यादा गहराई तक कर सकते हैं। तीसरा है नहर से सिंचाई का विस्तार जो हमेशा सभी बीजों की पैदावार को बढ़ाता है, या फिर चौथा उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा समुदाय का लक्षण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? बहुत लंबे समय के दौरान लगातार साथ रहने से लोगों समूह से समुदाय की रचना होती है, या फिर समुदाय के सदस्यों में समानता और अपनत्व की भावना होती है, या फिर ये अलग अलग इलाकों से भी संबंधित हो सकते हैं, या फिर समुदाय व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो गलत है आपको वो चूज करना था। तो अब ये जो 3rd वन है वो यहां पर इनकरेक्ट है, जिसमें बात करी गई है कि ये अलग अलग इलाके से भी संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज लोक प्रथाओं, रीति रिवाजों और संस्थाओं, आदतों, भावनाओं की कुल सामाजिक विरासत है। समाज का यह दृष्टिकोण है स्ट्रक्चरल, सांस्कृतिक, कार्यात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसका कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है? ये NK दत्त ने बोला है, मजूमदार ने बोला है, PN प्रभु ने, या फिर ये MN श्रीनिवास ने बोला है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका मजूमदार।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जाति प्रथा निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है? कुल, वंश, वर्ण या फिर व्यवसाय? तो सही आंसर इसका क्या होगा आपका? सही आंसर है वर्ण का, ये एक परिवर्तित रूप है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फिर इसके लेखक कौन है? PN प्रभु हैं, सर हर्बर्ट रिडले हैं, या फिर MN श्रीनिवास हैं, या फिर ये KM कपाडिया? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सर हर्बर्ट रिडले, इन्होंने इस बुक को लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है भारतीय परिवार का परंपरागत रूप क्या है? संयुक्त परिवार, ग्रामीण, एकाकी या फिर शहरी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? संयुक्त परिवार। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, मिताक्षरा नियम जो संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? उग्रश्रवा ने, विज्ञानेश्वर ने, लोमहर्ष ने या फिर कौटिल्य? तो सही आंसर क्या होगा आपका? विज्ञानेश्वर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन समाज और समुदाय के बीच अंतर बताने वाले तत्व हैं? यह आपका निश्चित इलाका है, लोगों का एक समूह है, रुचि की समानता है या फिर एकता की भावना? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो कि आपका अंतर बताने वाला तत्व है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? निश्चित इलाका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। ये यहाँ पर IC लिखा हुआ है बट इट शुड बी IRDP, ठीक है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है आपका, इसकी अवधारणा वर्ष 1978-69 में की गई थी। दूसरा है, इसका लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों के आय का स्तर उठाने के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इसके बारे में करेक्ट है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन से कथन अंत्योदय के संबंध में सत्य नहीं है? पहला है, यह सबसे पहले कर्नाटक में शुरू की गई थी अंत्योदय योजना। दूसरा है, ये लोगों के चयन का आधार केवल गरीबी है, मतलब इसमें जो जिन पात्रों को चयन करा गया, जो पात्र लोग थे उसको चयन करने का जो आधार था वो क्या था आपका? केवल गरीबी। इसके बाद स्कीम की लागत को राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाएं और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ये वहन करते हैं। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत परिवारों के स्कूली बच्चों को स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें आदि निःशुल्क दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है कि सबसे पहले इसको कर्नाटक में शुरू किया गया, जबकि इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले इसको 1977 में राजस्थान में शुरू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करेगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए स्थापित स्थानीय शासन सरकार की सबसे अच्छा जो शासन होता है वो क्यों माना जाता है? यानी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं इनको सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों माना जाता है गवर्नेंस का? स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक मंच है ये। सत्ता के इस स्तर का जनता से मोटे तौर पर सीधा संपर्क होता है, या फिर यह वास्तव में स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए शासन है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? 1950, 1901 या फिर 1927 या फिर 1897? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1901 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख कंप्यूटरीकरण नियमावली 2005 की किस धारा के अधीन जिलाधिकारी अधिकारों का अभिलेख यानी कि खतौनी रखेगा और उसे अद्यतन यानी कि अपडेट करेगा? अब ये धारा 31-32 है, 32-33 है, 31-33 है, या फिर ये धारा 34 और 33 है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 32-33, धारा 32 और धारा 33 में ये चीज गिवन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, लेखपाल आवश्यक शुल्क प्राप्त करने के दिनांक से कितने दिनों के भीतर काश्तकार को कंप्यूटरीकृत खतौनी का उद्धरण उपलब्ध कराएगा? 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या फिर 30 दिन के अंदर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 15 दिन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अधिकारों के अभिलेख का निरीक्षण और उद्धरण संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि लेखपाल अपनी उपस्थिति में हितवद्ध व्यक्ति को कंप्यूटरीकृत खतौनी का निःशुल्क निरीक्षण करने की अनुमति देता है। दूसरा है, वह ऐसे निरीक्षण के बारे में अपनी दैनादिनी में उल्लेख करता है, यानी कि अपनी डायरी में उल्लेख करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, इसमें बात करी गई है प्रयोक्ता प्रभार के संबंध में जनपद स्तर पर गठित जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति की कितने माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक है? प्रत्येक माह, 2 माह में, 3 माह में या फिर 6 माह में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगा आपका 3 माह में, यानी कि हर 3 माह में कम से कम एक बार इसकी बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति की। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 97 नंबर का। इसमें बात करी गई निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता? पहला, कम से कम प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग के लिए एक कमरा। दूसरा, कम से कम प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक। तीसरा, लड़के लड़कियों के लिए साझा शौचालय। चौथा है इसमें शिक्षण और लड़कियों को सामग्री पुस्तकालय को संकलित कर प्रदान करना। तो यहाँ पर जो इसका सही स्टेटमेंट नहीं है वो कौन सा है आपका? कि लड़के लड़कियों के लिए साझा शौचालय, क्योंकि सेपरेट टॉयलेट्स की यहाँ पर बात करी गई है इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा योजना परिषद ये कब स्थापित किया गया? 17 मई 1993, 18 जून 1994, 17 जुलाई 1992 या फिर 18 जनवरी 1995? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 17 मई 1993 को इसको स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद का। इसके बाद 99 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, राजस्व ग्रामों का सृजन, जमींदारी का उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व विभाग का कौन सा अनुभाग करता है? अनुभाग 1, 2, 3 या फिर 4? कौन सा अनुभाग है राजस्व विभाग का जो ये काम देखता है? तो अनुभाग 1 जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम पारित किया गया? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट एक्ट वाज पास्ड? ये 1961 है, 62 है, 63 या फिर 64? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1964। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं हर जगह इसको ज़रूर सर्कुलेट करिए इस वीडियो के लिंक को, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और साथ ही अगर आपको पेड कोर्स परचेस करना है तो जो मैंने आपको नंबर बताए हैं उन नंबर्स पर तुरंत कॉल करिए और पेड कोर्स परचेस करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।